हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट्स और यह यूनिट नंबर थर्ड है। तो सबसे पहले एस ब्लॉक के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करते हैं। तो ये पीरियोडिक टेबल क्या होती है? पीरियोडिक टेबल अर्थात आवर्त सारणी। तो हम जानते हैं आवर्त सारणी जो होती है उसमें जो एलिमेंट्स रखे गए हैं, तत्व जो रखे गए हैं, उसमें चार प्रकार के तत्वों को बांटा गया है या चार भागों में इनको बांटा गया है। तो आवर्त सारणी में तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर चार मुख्य ब्लॉकों में से बांटा गया है। तो इंग्लिश में हम ये जान सकते हैं, पीरियोडिक टेबल्स आर क्लासिफाई इन फोर टाइप ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तत्वों के इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में प्रवेश करता है तत्व उसी ब्लॉक का हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में जाएगा, इलेक्ट्रॉन उसी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन जिसमें अंतिम में जाता है उसी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। जैसे सोडियम एस ब्लॉक एलिमेंट है क्योंकि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सब सेल में जा रहा है। मैग्नीशियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है। इसी प्रकार से जो नाइट्रोजन है वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है। अब हम बात करते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में। तो जैसे कि हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप वन और ग्रुप टू के एलिमेंट को कहा जाता है, समूह एक और समूह दो, क्योंकि इनका परमाणु विन्यास बनाने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में ही जाता है। जैसे लिथियम, लिथियम में आप देख रहे हैं ये 2s1 दिखाई दे रहा है आपको। और हम यहाँ पर बात करें तो ये कैल्शियम, कैल्शियम में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 4s2 आपको दिखाई दे रहा है, 4s2। इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? एस वाले सेल में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? एस वाले। अब हम बात करेंगे इनके कुछ गुणों की। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, तो इनके क्या क्या गुण होते हैं। तो नंबर वन जो इसका गुण है वो क्या है? इसके बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन एस कोष में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहने का मतलब क्या है? या तो इलेक्ट्रॉन होगा NS1 या इलेक्ट्रॉन होगा NS2। मतलब इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो होती है लास्ट सेल की वो NS1 और NS2 होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एस सब सेल में या तो एक होगा या दो होंगे। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। हाइड्रोजन एवं हीलियम को छोड़कर इस खंड के सभी तत्व धातु होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो हाइड्रोजन और हीलियम है वही केवल क्या है? गैस है। बाकी उनको छोड़ दिया जाए तो सभी क्या होते हैं? ये मेटल होते हैं। क्या होते हैं? मेटल। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं जो हमने पहले ही बता दिया है आपको। NS1 और NS2 प्रकार के क्या होते हैं इसमें? NS1 और NS2 ये इनके क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं या आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। इन निश्चित एक या दो धनात्मक संयुक्ता पाई जाती है। इसमें क्या होता है भैया? पॉजिटिव और वन और टू पॉजिटिव, इसकी बैलेंसी पाई जाती है। अब हम बात करते हैं आयनन ऊर्जा या आयनाइजेशन एंथैल्पी की। तो आप सभी जानते हैं जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है? किसी भी गैसियस एटम में से आउटर मोस्ट सेल के एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी दी जाती है वो आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है या आयनन ऊर्जा कहलाती है। अब हम ये बात करेंगे इसमें कि इनकी आयनन ऊर्जा क्या होती है। तो जो आपके एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, मैंने आपको बताया था आयनन ऊर्जा डिपेंड करती है साइज के ऊपर। किसके ऊपर? साइज के ऊपर। साइज जितना बड़ा होगा न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है उतना ही क्या होगा? कम होता चला जाएगा। साइज और बड़ा हो जाएगा तो यहाँ से और अट्रैक्शन कम हो जाएगा, साइज और बड़ा हो जाएगा तो ये अट्रैक्शन और कम हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जिसका जितना बड़ा साइज होता है आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं, आयन ऊर्जा उतनी ही कम लगती है। अब इसमें हम देखेंगे तो जो आपके एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनका साइज क्या होता है? सबसे बड़ा होता है, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो यहाँ S1 ब्लॉक से लेकर फ्लोरीन की तरफ जाते हैं तो साइज हमेशा छोटा होता चला जाता है, अर्थात एस ब्लॉक का साइज सबसे बड़ा होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लिथियम मैग्नीशियम को छोड़कर धातु संकुल का निर्माण नहीं कर पाते। आप जानते हैं क्योंकि जिनका साइज छोटा होता है उनमें डी ऑर्बिटल नहीं होते तो वे कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका, ये धातु मुलायम होती हैं। कैसी होती हैं? मुलायम होती हैं, मतलब दे आर सॉफ्ट मेटल्स। अगला पॉइंट है आयनों के स्थायी विन्यास के कारण ये रंगहीन होते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि जो आपके जिनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? स्टेबल होती है,
वे कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं और प्रतिचुम्बकीय होते हैं। कैसे होते हैं, प्रतिचुम्बकीय, मतलब ये आपके जिनमें कलरलेस होंगे तो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में नहीं होगा, तो उसमें क्या होगा, डाईमैग्नेटिक होंगे। नेक्स्ट है इनकी स्टडी के बारे में, दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं, कंपैरेटिव स्टडी NS1 और NS2। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले जो आपका लिथियम है, सोडियम है, ये पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम जो भी हैं, ये ग्रुप 1 के एलिमेंट होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, क्षार धातु, या फिर इनको कहते हैं एल्कली मेटल्स। और ग्रुप सेकंड जो है उसमें 6 तत्व आते हैं, आप ये जानते ही हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, रुबिडियम है, ये सब आपका क्या है, ये सेकंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। इनके कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कॉमन है, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो आइए, सबसे पहला होता है परमाणु विन्यास, मतलब इसको इंग्लिश में हम कहते हैं एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्षार धातुओं के लिए मैं बात करूं तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में होता है और मृदा धातु के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात यहाँ आप देख रहे हैं, इसमें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के केस में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको केवल क्या दिखाई देगा, 2s1, 3s1 एंड 4s1। लेकिन इसी चीज़ को यदि आप कहाँ देखेंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम के केस में देखेंगे तो यहाँ आपको आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, 2s2, 3s2 एंड 4s2। तो इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो NS1, आप ये कह सकते हैं कि दोनों में कॉमन गुण देखा जाए तो इनकी तो होती है NS1 और इनकी होती है NS2। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राप्ति एवं निष्कर्षण। इनकी अक्रेंस, इंग्लिश वाले यदि समझें तो इसे हम कहते हैं अक्रेंस। अक्रेंस का मतलब क्या होता है, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो क्षार धातु एवं क्षारीय मृदा धातु अत्यंत क्रियाशील होने का प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ये आपकी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। जैसे कार्बोनेट है, सल्फेट है, सिलिकेट है, इनके रूपों में ये पाए जाते हैं। तो इंग्लिश वाले समझ लेंगे कि जो आपके एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों ही क्या होते हैं, वेरी रिएक्टिव होते हैं, जिसके कारण ये फ्री फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं, ये अपने कॉम्बाइन स्टेट जैसे कार्बोनेट, सल्फेट, सिलिकेट के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भौतिक अवस्था, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं बेटा फिजिकल स्टेट। क्या कहते हैं, फिजिकल स्टेट। अब देखेंगे ये जो क्षार धातु होती हैं चांदी के समान, मतलब सिल्वरी सॉलिड होते हैं और सिल्वर जैसी चमक इनमें से आती है। कोमल होते हैं, कोमल का अर्थ होता है बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, हल्की मेटल्स होती हैं। लिथियम सबसे कठोर है, लेकिन इसको भी चाकू से काटा जा सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि लिथियम जब कठोर होने के बाद चाकू से काटी जा सकती है तो बाकी सब तो नाखून से भी काटे जा सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं क्षारीय मृदा धातु एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। तो इनमें भी धातुक चमक होती है, परंतु इन्हें खुला छोड़ने पर ऑक्साइड की परत इनके ऊपर जम जाती है, क्योंकि ये बहुत ही क्या होते हैं भैया, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस। जैसा कि मैं आपको ऑफलाइन क्लास में बता चुका हूँ, क्षार धातुओं की परमाणु त्रिज्या आवर्त में अक्रिय गैसों को छोड़कर सर्वाधिक होती है, क्योंकि जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो इनका साइज कम होता जाता है, और जब साइज कम होगा तो रेडियस भी कम हो जाएगी। आप यहाँ देखेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट सबसे अपने बड़े होते हैं, तो इनकी रेडियस भी ज़्यादा होगी। अब हम बात करते हैं आयनन विभव की। तो जो आयनन विभव होता है, आयनन विभव को कहते हैं हम आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखिए भाई, किसी भी सोडियम एटम है, जैसे सोडियम एटम है तो इसके आउटर मोस्ट में 3s1 है, तो हम 3s1 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे और ये बचेगा 3s0। तो जो आपका सोडियम पॉजिटिव आयन बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालकर उसे स्थायी विन्यास में पहुंचाने के लिए जो ऊर्जा लगती है वो आयनन एनर्जी कहलाती है। या आयनन एनर्जी या आयनन एंथैल्पी क्या है, किसी भी गैसियस एटम में से आउटर मोस्ट सेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा लगाई जाती है वो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। लेकिन प्राथमिक जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो लो होती है इन कंपैरिजन टू सेकेंड, क्योंकि द्वितीय आयन ऊर्जा जो होता है उसका मान अधिक होता है। क्यों, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल दोगे तो ये पहुंच जाएगा आपका स्टेबल स्टेट में, और स्टेबल स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी ज़्यादा लगती है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं विद्युत ऋणात्मकता, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखिए, जैसा आप सब जानते ही हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द पावर ऑफ अट्रैक्टिंग द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो है किसी भी तत्व के साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता को कहते हैं। अब मैंने बताया था आपको कि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आप जानते हैं यहाँ पर सोडियम आता है, इधर फ्लोरीन आता है। फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो मैंने आपको बताया था ऑफलाइन क्लासों में कि लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बढ़ जाता है, डाउन द ग्रुप जाने में इसमें कम हो जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, उसका नाम है भैया नेक्स्ट पॉइंटर रंग एवं चुंबकीय गुण। तो इसे हम कहते हैं कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो कलर की हम बात करें यहाँ पर, तो ये कलर जो होता है, पहले ग्रुप के एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में चले जाते हैं, और जो सेकंड ग्रुप के होते हैं वो दो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आपका एक कोई भी एलिमेंट है, उसमें यहाँ आउटर मोस्ट में एक है और दूसरा है जिसके आउटर मोस्ट में दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को जब निकाल देगा और ये एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, तो यहाँ पर जो बचने वाला आपका जो ऑर्बिटल होगा वो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो जब किसी भी कक्षक में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है या उसके सभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, तो वो हो जाता है डाई मैग्नेटिक और हो जाता है कलरलेस। क्या हो जाता है? डाई मैग्नेटिक और कलरलेस, प्रतिचुंबकीय और रंगहीन हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे ज्वाला का कलर। तो इंग्लिश वाले समझेंगे, इसे कहते हैं फ्लेम ऑफ द ओ कलर ऑफ द फ्लेम। कलर ऑफ द फ्लेम का मतलब है ज्वाला का रंग। तो देखेंगे भैया, लिथियम है, सोडियम है, पीला रंग देता है, बैंगनी रंग देता है, रुबिडियम लाल बैंगनी देता है। आप इस प्रकार से सभी देख रहे हैं, कैल्शियम ईंट के समान लाल है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि ये सभी जो एलिमेंट होते हैं ये कलर्ड देते हैं। ये ज्वाला जब इनको जलाया जाता है तो ये रंग निकालते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इनका प्रयोग फुलझड़ी आदि बनाने में किया जाता है, क्योंकि उनको जलाते समय उसमें से रंग बिरंगा धुआं निकलता है, रंग बिरंगे कलर्स आपको दिखाई देते हैं। अब हम देखेंगे इनकी रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो पहला है ऑक्सीजन के साथ क्रिया। तो क्षार धातु को वायुमंडल में खुले छोड़ देने पर इनकी सतह ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है? ये हाइड्रो ऑक्साइड और आपका जो सुपर ऑक्साइड, इस प्रकार के ऑक्साइड में बनाते हैं। तो देखेंगे आप, मेटल प्लस O2 गिव्स अस 2M2O, कोई भी हो सकता है, Ca प्लस हाफ O2 CaO, Na प्लस O2 Na2O, कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है, धातु जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके अपनी ऑक्साइड बनाते हैं। नंबर 2 पॉइंट, जल के साथ क्रिया करके। तो जल के साथ दोनों ही क्षारीय धातु एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों ही क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस निकालते हैं और अपनी क्या बना लेते हैं भैया? ये देख रहे हैं आप, NaOH MgOH का होल ट्वाइस, मतलब ये अपनी हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होती है। नंबर 3 पॉइंट है ऑक्साइड निर्माण। तो आप जानते हैं ये सभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आपकी नॉर्मल ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड तीनों ही बनाते हैं। तो देखिए, पहली वाली लाइन में आप देख रहे हैं Na2O, K2O, Rb2O, ये आपके सब क्या है? नॉर्मल ऑक्साइड हैं। आप देख रहे हैं ये आपके Na2O2, K2O2, ये सब क्या है? परऑक्साइड हैं। RbO2, CsO2, ये क्या है? सुपर ऑक्साइड हैं। तो ये तीनों प्रकार की ऑक्साइड भी देते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नॉर्मल ऑक्साइड, परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। तीसरा जो पॉइंट है वो चौथा पॉइंट है अपचायक गुण। इंग्लिश में इसे कहते हैं रिड्यूसिंग करेक्टर या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। अब देखेंगे भाई, क्षार धातु या एल्कली मेटल्स जो होते हैं उनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान है कम होता है, या आयनाइजेशन एंथैल्पी इनके लिए कम होती है। ये शीघ्रता से जल्दी ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह का कार्य करते हैं। तो आपने देखा होगा एल्यूमिना का प्रयोग जो होता है रिडक्शन में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, हैलाइड्स। तो देखेंगे भाई, जो ये आपके जो एल्कली मेटल्स होते हैं एरोजन के साथ क्रिया करके हैलाइड बनाते हैं। लिथियम को छोड़कर सभी के हैलाइड जो होते हैं आयनिक होते हैं। लिथियम की हैलाइड जो होती है वो कोवलेंट होती है। कैसी होती है? कोवलेंट करेक्टर की पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखेंगे कार्बोनेट। तो ये क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट या अन्य सभी मेटल के कार्बोनेट जो होते हैं पानी में घोलने के बाद, किसमें? पानी में घोलने के बाद या जल में विलय होने के बाद ये आपका क्षारीय विलयन देते हैं, बेसिक सॉल्यूशन देते हैं। तो आप देख रहे हैं Na2CO3 प्लस वाटर, या वो दे रहा है NaOH। NaOH का मतलब क्या होता है? क्षारीय, बेसिक सॉल्यूशन दे रहा है। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर CaCO3 प्लस NaCl मिल रहा है। तो इनको जब जल वाटर में सॉल्यूशन बनाया जाता है तो ये बेसिक करेक्टर दिखाते हैं। आगे देखेंगे आप, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें द्रव अमोनिया में विलेयता, मतलब सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया में जब इनको घोला जाता है तो आप देख रहे हैं ये घुलकर ये विद्युत के सुचालक हो जाते हैं, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। मरकरी के साथ क्रिया, इसी प्रकार से ये मरकरी के साथ जुड़ जाते हैं। सोडियम मरकरी बन गया है, सोडियम अमलगम कहते हैं। जब मेटल्स मरकरी के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये अपनी अमलगम बनाते हैं। हाइड्रोक्साइड प्रॉपर्टी देखेंगे तो जैसे जैसे इनका साइज बढ़ता जाता है, मैंने आपको बताई हुई थी ऑफलाइन क्लासों में, इनकी क्षारकता बढ़ती चली जाती है। जैसे BeOH का होल ट्वाइस है, MgOH का होल ट्वाइस है। तो आप देख रहे हैं सभी के मीडियम में आपको दिखाई दे रहा है ये आपका होल ट्वाइस सब में लगा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे मेटल का साइज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इसकी बेसिसिटी या क्षारकता बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है 10th पॉइंट, धातुओं के साथ क्रिया, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स।
तो ये रिएक्शन में नॉन मेटलों के साथ रिएक्शन करके ये आपके क्या बनाते हैं, हैलाइड्स बना देते हैं। तो देखिए ध्यान देंगे यहाँ पर ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो देखिए M+X2 ये रखा है 2mx, तो यहाँ पर M क्या है, कोई भी मेटल है, X क्या है, हेलोजन्स है। तो इस प्रकार से द्रव अमोनिया में ये का पॉइंट रिपीट हो रहा है, तो आप देख लेंगे इसी प्रकार से इनकी ये प्रॉपर्टीज होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है डायगोनल रिलेशनशिप, ये मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु है। धन्यवाद।